अनामिका गौड़ यमुना बाजार में है और पवन नारा भी हमारे साथ दिल्ली सचिवालय से जुड़े हुए हैं। अनामिका, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? जरा एक बार वहां की तस्वीरें दिखाएं, परेशानी बताएं। मीनाक्षी, इस समय हम यमुना बाजार के इलाके में मौजूद है। ये सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है दिल्ली का, क्योंकि यहाँ से यमुना नदी इस समय एक स्तर पे बह रही है। अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सरकार की पुअर प्लानिंग कैसे रही। यमुना बाजार के ठीक नीचे वाली सड़क में सरकार ने रिलीफ कैंप बना दिए, लोगों को यहाँ ठहराया गया। लेकिन जब यमुना का पानी बढ़ा तो अब ये रिलीफ कैंप पूरे जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ से लोग अब शिफ्ट होकर सड़कों पे रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। 15 से 20 परिवार ऐसे हैं जो इस समय सड़क पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बूढ़े हैं, बच्चे हैं और देखिए घुटने तक यहाँ पे पानी है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिजीत से कहूँगी कि ये एक अंडरपास जो यहाँ पे है उसकी तस्वीर भी दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पे रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। यहाँ के लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। अगर पानी के लिए भी लोगों को जाना है तो इसी पानी से निकलते हुए, तैरते हुए, देखिए 2 लोग यहाँ पे अपने यहाँ पे एक सरकारी ऑफिस है, वाटर पंप हाउस है, यहाँ पे जाने के लिए भी लोगों को इसी गंदे यमुना के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। अनामिका, आज आपकी रिपोर्ट और अभी आपको देखकर इस परिस्थिति में मुझे 2023 की अपनी खुद की स्थिति याद आ गई, जब ऐसे ही पानी को कवर मैं करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर मौजूद थी और महसूस कर रही थी कि जो लोग वहां पर रहते हैं उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी का सबब है। पवन, आप भी रिपोर्टिंग कर रहे थे 2023 में भी, और आज 2025 से स्थिति बदल गई हो ऐसा दिखाई तो नहीं देता। आपने 2023 का जिक्र किया। आपको बता दूं कि फिलहाल यमुना का जलस्तर 207.48 है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। ये 5वीं बार ऐसा है पिछले 62 साल के इतिहास में जो यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आया है। जिस 2023 का जिक्र कर रहे हैं उस वक्त यमुना का जलस्तर 8 पहुंचाता, जो 833 था, तो आप समझ सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा था। तो टॉप 5 जो बाढ़ आई या कहे खतरे का निशान पार किया उसमें से सेकंड नंबर पर आज का है। इस वक्त हम दिल्ली सचिवालय में मौजूद हैं। सचिवालय के बाहर की जो सड़क है उसके सामने पानी भरा था। फिलहाल प्रशासन ने यहाँ 3 पंप लगाए हैं ट्रैक्टर के साथ जो इस पानी को हटा रहे हैं। आपको अगर दिल्ली की टोपोग्राफी समझनी हो तो पूरी दिल्ली को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये बाढ़ का खतरा यमुना के किनारे के इलाकों में है। यहाँ से आगे रायसीना हिल शुरू होता है जहाँ पूरी नई दिल्ली स्थित है, वो ऊंचाई का इलाका है, वहां बाढ़ का खतरा नहीं है। लेकिन यमुना के आसपास के इलाकों में 10,000 लोगों को यहां से इवैक्यूएट किया गया था। 205 मीटर वो स्तर है जहां पर इवैक्यूएशन शुरू किया जाता है और अब 207.48 स्तर है। आप समझ सकते हैं अब दिल्ली को ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पहाड़ों पर बारिश कुछ कम हो, लेकिन हथनीकुंड बैराज से लगातार बड़ी मात्रा में पानी गुजर रहा है। पंचकुला में घग्गर नदी भी उफान पर है, यानी हिमाचल में जो पानी बरस रहा है वो गंगा के जरिए आ रहा है और यहाँ पर बात तो बिल्कुल ठीक है पवन। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, फिर उत्तराखंड और फिर हरियाणा, दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका, बारिशें बहुत जबरदस्त हो रही हैं और ये वो बारिश और बाढ़ है जिससे आप यकीन मानिए तकरीबन हर साल मॉनसून के महीनों में जो आप दिल्ली की स्थिति देख रहे हैं, ये बहुत ही भयावह स्थिति हर साल असम और बंगाल के लोग महसूस करते हैं। तो चुनौती सिर्फ यहाँ नहीं है, पूर्वोत्तर में भी है। बहुत शुक्रिया खैर पवन आपका और अनामिका आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात हो जानी चाहिए सियासत की भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली पर बिहार में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी आज सड़कों पर उतरी है। पटना समेत बिहार के कई शहरों में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन की कमान बीजेपी की महिला नेताओं ने संभाल रखी है। महिला नेता सड़क पर धरने पर बैठी है। हाथों में पोस्टर लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। बीजेपी के पुरुष कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हैं और कई जगह टायर जलाकर प्रदर्शन भी किया गया है। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को इस प्रदर्शन से बिल्कुल अलग रखा गया है। महिला ब्रिगेड की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। राहुल गांधी के मंच से दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद बिहार की राजनीति गरमाई। बीजेपी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग कर रहे हैं, जबकि दोनों नेताओं ने अभी तक इस पर
कुछ नहीं कहा है। माफी मांगना तो दूर, महागठबंधन के नेता प्रधानमंत्री मोदी पर ही सवाल उठा रहे हैं। महागठबंधन के नेता उल्टे प्रधानमंत्री पर ही महिलाओं के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह कहा कि मुझे भी गालियां दी गई थी और विधानसभा के अंदर गालियां दी गई थी, इस पर तो किसी ने माफी नहीं मांगी। रोहिणी आचार्य भी कुछ इसी तरीके से कह रही हैं। राहुल तेजस्वी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी हाय 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 हाय। तेजस्वी यादव हाय 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 हाय। राहुल तेजस्वी हाय 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 हाय। यादव माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। तेजस्वी यादव माफी मांगो, माफी मांगो। बीजेपी ने सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक के लिए ये बंद बुलाया है। प्रदर्शन में इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा एनडीए में शामिल दल भी रहेंगे। बीजेपी का ये मार्च बीजेपी मुख्यालय से शुरू होकर आयकर चौराहा, गोरिया मठ, गांधी पथ, विमला एनक्लेव होते हुए साधना होटल तक जाएगा। इस बंद से इमरजेंसी सेवाओं को अलग रखा गया है। अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी सेवाओं पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही रेलवे पर भी इस बंद का असर नहीं होगा। अब से थोड़ी देर में पटना में बीजेपी का मार्च शुरू होगा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद महिला नेताओं के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां को गाली देने से बिहार के लोगों में गुस्सा है, लेकिन अभी तक राहुल या तेजस्वी ने माफी नहीं मांगी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर वे माफी नहीं मांगते हैं तो बिहार चुनाव में इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। आप लोगों ने ऐलान किया है, क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं हम लोग सड़कों पे हैं। अभी हम लोग कार्यालय जाऊंगा, वहां से निकलूंगा। लेकिन फिर जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, वो यही पूछ रहा हूं, अभी तक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने क्षमा क्यों नहीं मांगा? हमारे प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी मातृत्व, सरलता, त्याग की प्रतिमूर्ति, और ये स्थिति है। इतनी बेशर्मी है, इतने बेशर्म हो गए हैं। मैं आज राहुल गांधी और तेजस्वी जी को मैं चुनौती देता हूं, अगर हम लोग क्या ऐसा कोई कार्यकर्ता दूर का भी करता तो हम कहते हम कार्रवाई करेंगे और क्षमा मांगते। तेजस्वी यादव तो उल्टे ये कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप लोगों ने भी कई बार किया है। पहले मैं पूछ रहा हूं, वो स्वर्गीय माता जी है ना, वो कभी राजनीतिक में थी क्या, पॉलिटिक्स में थी क्या? और मैं गिनाना शुरू करूं, 107 बार मोदी जी को क्या क्या नहीं बोला गया। प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां को गाली बिहार में बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। पटना में धरने पर बैठे बीजेपी की महिला नेताओं का कहना है कि ये केवल प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए गाली नहीं, बल्कि हर भारतवासी की मां का अपमान है। महिला मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता भी यहाँ सड़क पर बैठी हैं। ये बताइए, आप लोग सड़कों पर आज हैं, क्या लग रहा है कि ये जो मामला है अब आगे भी बढ़ेगा? माफी की मांग आप लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। विपक्ष तो बेशरम है, नैतिकता तो है ही नहीं उसको थोड़ा भी, कि एक माँ का अपमान किया उन्होंने। और ये अपमान सिर्फ माननीय मोदी जी की माँ का नहीं है, ये देश की माँ का अपमान किया। और बिहार की हर माँ और बहन, हर बेटी के हृदय में जो उस अभद्र गाली का अपमान, उनके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला बन के धधक रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से एनडीए गठबंधन के तहत हमारी हर माँ हर बहन चौखट से निकल कर आज सड़कों पे है। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इतने ढेठ है, उनको माँ का मर्यादा का ज्ञान नहीं, माँ के आशीर्वाद का एहसास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किला से जो देश की जनता से वादा किया था, उसे 20 दिन के भीतर ही पूरा करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र और दीपावली के मौके पर त्योहारी तोहफा दिया है। जीएसटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया। देश में अब 4 नहीं, जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब रखे गए हैं। यानी पहले जो 5%, 12%, 18% और 28% 4 स्लैब थे, अब उनमें से 12 और 28% के स्लैब को खत्म ही कर दिया गया। अब केवल 5% और 18% ही जीएसटी स्लैब रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है।
रोजमर्रा के घरेलू सामान पर जीएसटी या तो शून्य कर दिया गया है या फिर 5% रखा गया है, जैसे पैकेट वाला दूध, छेना, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, रोटी, और इसे जीरो टैक्स स्लैब में डाला गया है, यानी कि खाने पीने का ये जो सामान है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब पहले से ये सस्ते हो जाएंगे। शैम्पू, तेल, साबुन जैसे रोज के इस्तेमाल होने वाले सामान की बात करें तो इस पे 5% टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है। क्या सस्ता और क्या बिल्कुल ही सस्ता, वह इस वक्त हमने आपके सामने रखा। जीएसटी स्लैब में कमी करने की वजह से ये एक राहत मिल रही है आम जनता को। तो पैकेट दूध, पनीर और छेना, पिज्जा, ब्रेड, रोटी, पराठा, खाखरा और 23 तरीके की जो दवाइयां हैं, जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, उन पर अब जीएसटी 0% कर दी गई है। मिडिल क्लास को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी राहत दी है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की अगर बात करें तो जीएसटी जिन पर 28% थी, अब वो घटकर 18% हो गई है। एयर कंडीशनर यानी कि एसी पर पहले 28% जीएसटी लगती थी, अब उसे घटाकर 18% किया गया। तो वहीं 32 इंच से बड़ी टीवी खरीदने पर भी अब 28 की जगह 18% ही जीएसटी देना होगा। वॉशिंग मशीन पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% की गई है। इसे ऐसे समझिए कि अगर पहले कोई एसी 30,000 में आप खरीद रहे थे तो उस पर जीएसटी लगने के बाद वो 38,400 रुपए में मिलता था, लेकिन अब वही एसी सामान आपको 35,400 रुपए में मिलेगा। आम लोगों को 3,000 रुपए की सीधी सीधी बचत अब हो जाएगी। इसी तरीके से आप समझिए कि जो लोग कार या बाइक खरीदना चाहते हैं उन्हें भी दीपावली और नवरात्र का ये बम्पर ऑफर मिल गया है। अगर आप पेट्रोल, सीएनजी या हाइब्रिड कार खरीदना चाहते हैं तो वो 1200 सीसी से कम की है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपको 28% की जगह 18% ही टैक्स देना होगा। मान लीजिए कि इस कार का बेस प्राइस 5 लाख रुपए है, तो पहले आपको इसे खरीदने के लिए 6,40,000 रुपए का खर्च पड़ता था। अब आपको 5,90,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि बचत कितनी हुई? सीधी सीधी 50,000 रुपए की। डीजल कार में 1500 सीसी तक पर यह फॉर्मूला लागू होगा। अगर आप 350 सीसी से कम पावर का मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको अब 28% की जगह 18% ही टैक्स देना होगा, यानी मोटरसाइकिल की बेस प्राइस 1 लाख है तो पहले आपको 1,28,000 खर्च करने होते थे, लेकिन अब आपको 1,18,000 ही खर्च करने होंगे। 3 व्हीलर पर भी 28 की जगह 18% टैक्स देना होगा। अब इसे भी आप समझ लीजिए, हमने डेटा बड़ा तैयार किया है कि 3 लाख अगर पहले इसकी बेस प्राइस थी और खरीदने के लिए 3,84,000 रुपए का खर्च आता था, तो अब सीधे सीधे 54,000 रुपए की ही इसमें बचत आपको हो जाएगी।